जो है हमारी दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी हमको पता है क्या होता है, दैट इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, सो वी आर सेइंग कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब हम अलोंग अ सीरीज जाते हैं, दैट इज जैसे हमने फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ली, तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हम जा रहे हैं फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। यही है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। स्कैंडियम से जिंक की तरफ को जाएंगे तो मास बढ़ता चला जाता है। ठीक है, मास बढ़ रहा है क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं। तो अगर मास बढ़ेगा तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होनी चाहिए। ठीक है, और स्कैंडियम टू जिंक जब हम जा रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट हम कह रहे हैं कि मास इंक्रीजेस। सेकेंड पॉइंट हम कह रहे हैं कि एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता है along the period. So अगर एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम बोलते हैं कि एटम एक स्फेयर है। अगर रेडियस डिक्रीज हो रहा है तो वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी। इन दिस वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मास इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, तो अलोंग अ सीरीज जब हम ट्रैवल करते हैं, then what is going to happen to the density? Density is going to increase. Density increases along a series. ठीक है? Now down the group, जब हम फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जा रहे हैं, हम ट्रैवल कर रहे हैं फर्स्ट से सेकेंड, सेकेंड से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, तो हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं ना। इसका मतलब व्हाट विल हैपन टू मास, मास इंक्रीज कर रहा है, राइट। सो जब हम इस तरह से जाएंगे तो नंबर 1 मास इंक्रीजेस, पर जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है, तो वॉल्यूम जो है वो भी इंक्रीज होनी चाहिए, पर वॉल्यूम डिक्रीज होती है ड्यू टू स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, क्योंकि डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। जब डी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम हो जाता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होगा, कम की ज्यादा? जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो पेनिट्रेशन इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा, स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होता। पेनिट्रेशन इफेक्ट एस में सबसे ज्यादा है, क्योंकि एस न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो जो न्यूक्लियर चार्ज है वो सबसे ज्यादा एस में पेनिट्रेट करता है, नॉट द स्क्रीनिंग इफेक्ट। एस में वैसे ही 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या स्क्रीन करना उन्हें। डी में जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बढ़ता चला जाएगा ना। तो ड्यू टू द स्क्रीनिंग इफेक्ट द वॉल्यूम व्हेन वी ट्रैवल फ्रॉम वन सीरीज टू द अदर, वॉल्यूम को क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू डिक्रीज। So density is also, in this case, density increases. ठीक है, so notes में आपके देखो क्या लिखा हुआ है, along the period or series the densities increase, right? This is due to increase in molecular mass. हमने explain कर दिया कि molar mass बढ़ रहा है as we go along the period. Down the group the densities increase. ऑस्मियम जो है उसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है, ऑस्मियम हैज द हाईएस्ट डेंसिटी। ठीक है, दिस इज बिकॉज द एटॉमिक वॉल्यूम्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लो एज इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-1. The d orbitals have less screening effect which decreases their sizes. ठीक है, और डिक्रीज साइज होगा तो कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, वॉल्यूम्स भी डिक्रीज हो जाएंगी। वॉल्यूम्स डिक्रीज होती है तो कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन मास एंड डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज गोइंग टू इंक्रीज द डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा डेंसेस्ट कौन सा हुआ डी ब्लॉक का, ऑस्मियम। ठीक है, दिस इज द फोर्थ प्रॉपर्टी। देन वी गो ऑन टू द फिफ्थ प्रॉपर्टी, मेल्टिंग। डी का ज्यादा होता है उससे। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स?
They will depend upon forces of attraction between the various metals. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन के ऊपर डिपेंड करेंगे. सेकेंड जो हमने प्रॉपर्टी की थी वो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की थी. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन किसके ऊपर डिपेंड करती है? वो भी बॉन्डिंग के ऊपर. और बॉन्डिंग डी ब्लॉक में किसके ऊपर डिपेंड करती है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप इजी होगा. ठीक है. और जितनी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी उतनी ही मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगी. तो अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देख रहे हैं, वी आर गोइंग फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम. सीधे बैठो. वी आर गोइंग फ्रॉम स्कैंडियम टू क्रोमियम. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम स्कैंडियम की देखते हैं तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s2, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जब हम क्रोमियम में जा रहे हैं 3d5 4s1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. अब क्रोमियम के बाद जब हम मैंगनीज में जाते हैं तो मैंगनीज के पास 3d5 4s2 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है. सो क्रोमियम से आगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डिक्रीज होने लग जाते हैं. जब वो डिक्रीज होंगे तो जो बॉन्डिंग है वो वीक हो जाएगी, और जब बॉन्डिंग वीक हो जाएगी तो क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट शुड डिक्रीज. पर एनॉमलसली इसमें हम देखते हैं कि जो मैंगनीज है, मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्शनली लो है. अगर आप ग्राफ देखो, इसमें ग्राफ बनाया हुआ है, अगर हम ग्राफ देखते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट्स का, तो हम देखते हैं कि स्कैंडियम से क्रोमियम तक इंक्रीज करता चला जाता है मेल्टिंग पॉइंट. ठीक है. फिर उसके बाद क्रोमियम के बाद वो एकदम से मैंगनीज में डिक्रीज हो जाता है, डिप आ जाती है, और फिर उसके बाद वो फिर से थोड़ा सा इंक्रीज करता है और फिर हल्का इंक्रीज करता है. ये इस तरह से एक ग्राफ आता है इसमें. दिस इज द पॉइंट जिसे हम क्रोमियम बोल रहे हैं. मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, पर इसके पास 5 है. मैंगनीज के बाद नेक्स्ट मेंबर कौन सा आता है? 26 आयरन, है ना. सो आयरन की जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, सो इट इज गोइंग टू बी व्हाट? 4s2 3d6, ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही हुए ना. तो ये हम बोल रहे हैं कि दिस इज मैंगनीज एंड दिस इज आयरन. तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मैंगनीज से कम होना चाहिए. तो व्हाई देयर इज अ डिप इन दिस, जबकि इसके पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. रीजन हम इसका क्या देंगे कि दिस इज हाफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. अगर स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो न्यूक्लियस जो है इन इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कस के पकड़ के रखता है. कस के पकड़ के रखेगा तो जो बॉन्डिंग है वो इफेक्टिव नहीं होगी, और बॉन्डिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा. ठीक है. सो जनरल जो ट्रेंड है, हम हर एक सीरीज की अगर देखें, जब हम क्रोमियम से मैंगनीज तक जा रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट में हम यूट्रियम से शुरू करते हैं और हम कैडमियम तक जाते हैं, तो उसमें भी जब तक नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जाएंगे तब तक मेल्टिंग पॉइंट्स बढ़ते चले जाएंगे. टेक्नीडियम का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एकदम से देयर इज अ डिप. द रीजन इज सेम, इट हैज 4d5 5s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और लास्ट वाले में लैंथेनम से हम शुरू होते हैं, रीनियम पे पहुंचते हैं हम. तो रीनियम पे भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज सेम. ठीक है. वो क्या हो जाएगी? हाँ, 5d5 6s2. ठीक है. So same reason is given for the sudden dip in melting points of manganese, technetium and rhenium. ठीक है. देखो आप नोट्स देखो आपके क्या क्या पॉइंट्स इसमें डाले हुए. They have high melting and boiling points due to high heat of atomization. और high heat of atomization किस वजह से होती है? Because of unpaired electrons. ठीक है. Second, chromium, molybdenum and tungsten have the highest melting points due to highest number of unpaired electrons. जैसे यहाँ पे हम मैंगनीज के नीचे कर रहे हैं तो क्रोमियम के नीचे आता है मॉलिब्डेनम और मॉलिब्डेनम के नीचे टंगस्टन.
ओके, हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज D5 कॉन्फ़िगरेशन, वही आ जाएगी ना 4s1 3d5, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. Thus melting points increase till the center of the series and then start decreasing. ठीक है. Zinc, cadmium and mercury have very low melting points. क्यों? Because of fully filled d orbitals. तो उसमें पेयरिंग होती नहीं. जो मेल्टिंग है, जो क्या कहते हैं उसको बॉन्डिंग है, वो बहुत वीक है. और इनफैक्ट जो मर्क्यूरी है वो -38 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करता है. Okay, then there is a dip in melting point curves at manganese and technetium of the first and second transition series. ठीक है? This is because manganese has a stable electronic configuration of 3d5 and 4s2. यही explain किया मैंने अभी. Therefore, 3d electrons are more tightly held by manganese nucleus, which results in weaker metallic bonds and hence low melting points. So जो reasoning questions आएंगे वो सारे इसी तरह से आएंगे कि मैंगनीज का मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों है, क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों है, जिंक का मेल्टिंग पॉइंट इतना कम क्यों है, मर्क्यूरी का -38 क्यों है. ठीक है. सो इसमें से क्वेश्चंस आपको इसी तरह से आते हैं. क्लियर हो गया. देन सिक्स्थ जो है हमारा दैट इज आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयोनाइजेशन एनर्जी टेंडेंसी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर. ठीक है. अब ये भी आयोनाइजेशन एनर्जी भी इट इज बट ऑब्वियस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी. जैसे हम स्कैंडियम कर रहे हैं, स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d1 4s2. ओके. नाउ यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो हमको ये माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन पहले s से रिमूव होगा और फिर d से रिमूव होगा. दैट इज बिकॉज ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जीज जो कि 4s और 3d में होती है. ओके. जब हम ऑफको प्रिंसिपल करते हैं तो ऑफको प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली 4s इज एट अ लोअर एनर्जी देन 3d. तो अकॉर्डिंग टू दैट जो है 3d शुड बी द आउटर मोस्ट ऑर्बिट जिसमें से हम ऑर्बिटल जिसमें से हमको इलेक्ट्रॉन निकालना है. पर जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनर्जी होती है तो हमेशा इलेक्ट्रॉन डी में भी और एफ में भी पहले एस में से निकलेगा और फिर डी में से निकलेगा. तो जब हम आयनाइजेशन एनर्जी करेंगे तो पॉइंट्स में हम देखेंगे कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है. सो लेट्स सी क्या पॉइंट्स लिखे नोट्स में. दे हैव हायर आयोनाइजेशन एनर्जी देन एस ब्लॉक. क्यों? बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज, but lower than p block because of larger size. p block का जो साइज है वो बड़ा है then d block, इसलिए p block की आयनाइजेशन एनर्जीज कम होती है. s block का जो साइज है वो लार्जर, इसलिए उसकी आयनाइजेशन एनर्जीज कम होती है. s block के एलिमेंट सबसे बड़े हैं पीरियोडिक टेबल में. लॉन्गर पीरियड जब हम जाएंगे तो साइजेस जो है वो कम हो रहे हैं ना, तो d block इन बिटवीन s और p आता है. ठीक है. Second point, higher ionization energy is due to their poor shielding effect of the d electrons. अगर poor shielding effect होगा तो क्या होगा? outermost इलेक्ट्रॉन को कस के पकड़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन रिमूव करने जो है वो डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसलिए हायर आयनाइजेशन एनर्जी है. दिस रिजल्ट्स इन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन बाय द न्यूक्लियस टुवर्ड्स द outermost electrons and therefore they have higher ionization energies. Then chromium and copper have exceptionally high ionization energy. Why? Because of stable electronic configuration. Half filled chromium में 3d5, fully filled copper में 3d10. ठीक है. This is because of extra stability of half filled and fully filled orbitals. The next point क्या दिया है? Zinc has low second ionization energy because of 3d10 4s1. Now when we are going to zinc, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिपेंड करेगी. जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी इसकी काफी हाई रहनी चाहिए. क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन फुली फील्ड से निकाल रहे हैं हम, तो जब Zn पॉजिटिव बनता है तो आयनाइजेशन एनर्जी इज गोइंग टू बी हाई.
जब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो जब हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 3d10 वन पॉजिटिव दे रहे ना, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो इसकी जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है दैट इज गोइंग टू बी हाई, ठीक है। बट व्हेन वी आर नाउ जिंक में टेंडेंसी रहेगी टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन इजीली, क्योंकि उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की तरफ को आना है। तो जब हम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी करते हैं, सेकेंड IE2 जो है दैट इज गोइंग टू बी व्हाट, लो। क्यों? क्योंकि उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, ठीक है। सो जिंक हैज लो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी because of 3d10 4s electronic configuration. Thus removal of second electron gives it a stable configuration of 3d10. 3d10 तो फुल नहीं है, तभी तो स्टेबल है ना, तो इसलिए जिंक में टेंडेंसी रहेगी ना 3d10 तक पहुंचने के लिए। 3d10 पहुंचने के लिए उसको ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स लूज करने पड़ेंगे। तो जब हमने फर्स्ट रिमूव किया है तो फर्स्ट हम फुली फील्ड से रिमूव कर रहे हैं, इसलिए आयनाइजेशन, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हाई है, बट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी इसकी बहुत लो हो जाएगी, क्योंकि इसमें टेंडेंसी रहेगी इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टू अटेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट पॉइंट देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 फॉर Fe is less than ionization energy 3 of manganese। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो दोनों की, Fe और मैंगनीज। जब Fe की हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं तो Fe की है 3d6 4s2 और मैंगनीज की देखो 3d5 4s2। ओके, अब हमने Fe पॉजिटिव बनाया, 3d5 4s1 सॉरी 3d6 4s1, ठीक है। Fe2 पॉजिटिव बनाया, 3d6 4s0। 3d6, फिर हमने Fe3 पॉजिटिव बनाया, 3d5 हाफ फील्ड हो गया ना ये। मैंगनीज Mn पॉजिटिव बना रहे हैं हम, 3d5 4s1, Mn2 पॉजिटिव बना रहे, 3d5 4s0। अब Mn3 पॉजिटिव बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड से निकालना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो इसलिए जो Fe3 पॉजिटिव के लिए तो हम उसको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जा रहे हैं, तो अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में लेके जाएंगे तो एनर्जी कम चाहिए, और अगर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी हमें ज्यादा चाहिए। देयरफॉर जो Fe है, आयोनाइजेशन एनर्जी 3 फॉर Fe दैट इज गोइंग टू बी लेस देन Mn3 पॉजिटिव। Have you understood why? So क्वेश्चन अगर ऐसा आ गया तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसी तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हो आप। फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे हमको 3d6 से रिमूव करना है टू एंटर इनटू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d5 which is easier, less energy is required, and in Mn2 we have to remove electron from a stable configuration, therefore more ionization energy is required। Have you understood? Yes, ma'am. Okay, next point देखते हैं। Okay, इसमें इन्होंने explain भी किया हुआ है। The third electron when extracted from Fe2 positive give it a stable configuration, therefore having low value of ionization energy 3. But in manganese, the third electron has to be removed from a stable configuration. Thus, it has high ionization energies. Have you understood? Okay. Then next जो इसकी प्रॉपर्टी है, seventh property, that is oxidation states. तो आपने देखा कि
कि जब मैंने चैप्टर शुरू किया था तो मैंने ये बोला था कि इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे वो दो चीजों के अराउंड रिवॉल्व करती है, एक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और दूसरी उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो अभी तक जितनी भी हमने प्रॉपर्टीज करी हैं वो सारी अभी तक इन्हीं दो चीजों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नाउ ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है कि जो D block elements हैं they have a tendency to show variable oxidation states। दो रीजंस इसके हो सकते हैं। फर्स्ट कि 4s भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में एंड n-1d भी पार्टिसिपेट कर रहा है बॉन्डिंग में बिकॉज ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज। तो 4s से भी इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और 3d से भी लूज होते हैं। एज ए रिजल्ट ऑफ विच जब हम आयरन देख रहे हैं तो आयरन Fe3 पॉजिटिव भी बनाता है और Fe2 पॉजिटिव भी बनाता है। Fe2 पॉजिटिव में ये 4s2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है और यहाँ पे 4s2 भी कर रहा है और एक 3d से भी कर रहा है। फर्स्ट रीजन इज दिस। सेकेंड रीजन जो इसमें हम दे सकते हैं विच इज नॉट गिवन इन मेनी बुक्स बट हो सकता है ये एक रीजन कि वैकेंट d ऑर्बिटल्स इसके पास ऐसा है। वैकेंट d ऑर्बिटल्स की वजह से अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली हो सकती है बिकॉज वो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, सिमिलर एनर्जी लेवल पे है। तो जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैकेंट d ऑर्बिटल के पास जो खाली वाला एक है उसके पास जा सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ज्यादा इजी होता है एज कंपेयर टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो दिस अनपेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल्स और इसलिए भी एक रीजन है कि इसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखो क्या लिखा है, दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स ड्यू टू पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ n-1d electrons and ns electrons because of their comparable energies। ठीक है, नंबर 2, stability of given oxidation state depends upon the nature of the element with which the metal is combined। कि whether Fe3 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है या Fe2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है डिपेंड करता है कि वो बॉन्डिंग किसके साथ कर रहा है। Therefore, oxides and fluorides form highest oxidation states। Why? Because of their high electronegativity। Okay? क्योंकि फ्लोरीन की और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए वो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेज देता है बिकॉज ऑफ देयर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। थर्ड पॉइंट, द एलिमेंट्स which show the greatest number of oxidation state occur in or near the center, middle of the series। क्यों? Because of highest number of unpaired electrons। जैसे हमने करा था कि जब हम क्रोमियम पढ़ रहे हैं और हम मैंगनीज पढ़ रहे हैं तो क्रोमियम जो ऑक्सीडेशन स्टेज शो कर सकता है +2, +3, +6। ठीक है, और मैंगनीज +2, +4, +7। राइट, मैंगनीज के पास ऑल्दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्रोमियम से कम है पर ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ऑफ +7 इन विच, किसमें, कौन से आयन में, N-2O7। ठीक है, और इसकी +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। +6 इसकी मैक्सिमम है। आप कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पीएमटी में या किसी भी उसमें आती है और बोलते हैं कि कैरोज एसिड में या क्रोमियम के किसी भी उसमें आपको बोलेंगे कैलकुलेट करने के लिए
तो अगर 6 से ज्यादा आ रही है तो कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं, बिकॉज +6 से ज्यादा वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। द रीजन ओवर हियर इज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही वो ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा शो कर सकता है। सेकेंडली, जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं दे आर ऑलवेज आयनिक, और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होते हैं दे आर ऑलवेज कोवैलेंट। क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना, 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना इज नॉट पॉसिबल। हाँ, तो वो कोवैलेंट ही होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी आयनिक नहीं होता। उसमें भी शेयरिंग होती है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। सिर्फ ये होता है कि एक डोनर एटम होता है, उसी के दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयरिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, सो व्हाट हैव वी रिटन, और सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने बताया था ऑस्मियम की होती है +8। एलिमेंट्स which show the greatest number of oxidation states occur in or near the middle of the series. The small number of oxidation states on the extreme left, स्कैंडियम की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम के पास है ही बेचारे के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स, तो कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो कर सकता है? +3 भी करता है। टाइटेनियम +4 भी करता है, +4 भी करता है। ठीक है ना। सो व्हेन वी आर ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स कम होती है ड्यू टू लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगेन व्हेन वी आर गोइंग टू एक्सट्रीम राइट, जैसे जिंक ले लिया, जिंक सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है +2। व्हाई? बिकॉज ऑफ फुली फिल्ड d ऑर्बिटल्स। जब d ऑर्बिटल्स कंप्लीटली फिल्ड है तो क्वेश्चन ही अराइज नहीं करता कि +2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सके। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d10 4s2। ठीक है, तो आगे देखो क्या लिखा है इन्होंने, स्मॉल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट इज ड्यू टू स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही पढ़ रहे हैं हम, एंड एट द एक्सट्रीम राइट the number of electrons in the d subshell such that only few orbitals are present for sharing of electrons. The highest oxidation state is shown by osmium, right? फिर next भी मैंने explain कर दिया है point आपको, in +2 +3 oxidation state the compounds formed are ionic, क्योंकि easy है उनको lose करना, और higher oxidation state में compounds formed are covalent, क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना मुश्किल है, राइट। देन लास्ट पी ब्लॉक में अगर आपको याद है, जैसे हम पी ब्लॉक में करते हैं Sn की 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, Sn2 एंड Sn4 पॉजिटिव। ओके, उसी तरह से लेड की भी 2 है, Pb2 एंड Pb4 पॉजिटिव। नाउ पी ब्लॉक में हम बोलते हैं क्या, कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। व्हाई? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों की देखें तो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये कार्बन फैमिली को बिलोंग करते हैं दोनों। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी NH2nP2, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन फैमिली को बिलोंग कर रहे हैं। तो इनमें टेंडेंसी है इसको भी लूज करना और इसको भी लूज करना, पर जब इनर्ट पेयर इफेक्ट आ जाता है एज वी गो डाउन तो s इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, हमने पी ब्लॉक में पढ़ लिया है, तो इसलिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो ज्यादा स्टेबल है। ओवर हियर जब हम डी ब्लॉक पढ़ते हैं तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर गोइंग टू बी मोर स्टेबल। ठीक है, सो देखिए क्या लिखा है, अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेयर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर स्टेबल due to inert pair effect, the higher oxidation states are more stable in transition. So if you are talking of Fe2 positive and Fe3 positive, then Fe3 positive that is going to be more stable. Why? क्योंकि Fe3 positive result करती है in a configuration of
5, ठीक है, विच इज गोइंग टू बी मोर स्टेबल। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है रिडक्शन पोटेंशियल, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बिकॉज इसमें देयर आर मेनी थिंग्स जो कि तुम्हारे नोट्स के अलावा भी है, तो इसको हम बाद में करेंगे लास्ट में। वी गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। रिडक्शन पोटेंशियल वाला बिकॉज मुझे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के साथ टाई करके तुमको एक बार दोबारा से सिखाना है, तो थोड़ा लंबा है, ठीक है, दैट वी विल डू इन द एंड। ओके, ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री ऑल्सो, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। अब कलर्ड आयंस जो हैं उसके दो रीजन हैं। फर्स्ट रीजन ये है कि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और सेकेंड रीजन ये है कि उसके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स हैं। बिकॉज जिंक के पास कोई भी एम्प्टी d ऑर्बिटल नहीं होता है, इसलिए वो व्हाइट, उसके जो सॉल्ट्स बनते हैं वो व्हाइट बनते हैं। बाकी अगर हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज देखें तो स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, और मैंने जब बीच में एक, अगर आपको याद है, एक वर्ड यूज करा था ट्रांजिशन, ठीक है, और मैंने एक्सप्लेन भी करा था कि अगर स्कैंडियम के पास या फॉर दैट मैटर कोई भी d का मेटल है, ट्रांजिशन मेटल है, उसके पास अगर कोई और क्या कहते हैं नॉन मेटल उसको अप्रोच करेगा तो वो स्प्लिटिंग कर देता है, ठीक है। स्प्लिटिंग का मतलब कि 5 जो हमारे पास ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, वो स्प्लिट हो जाते हैं इनटू 2 डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। एक एनर्जी लेवल लोअर पे आ गया जो कि 3 ऑर्बिटल्स बना रहे हैं, dxy, dyz, dxz, और 2 ऊपर dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz। हाँ, right? I am going to explain this by taking the example of titanium. टाइटेनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d2 4s2। स्कैंडियम के बाद वेनेडियम आता है कि टाइटेनियम आता है? टाइटेनियम, ठीक है। सो फिर अगर हम टाइटेनियम ले रहे हैं तो 3d2 4s2। ओके, सो हम यहां पे लेते हैं टाइटेनियम 3 पॉजिटिव। टाइटेनियम 3 पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी? 3d1। सो वो 1 इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। ये जो इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ऑर्बिटल्स नीचे होते हैं, इनको हम T2g बुलाते हैं, Eg बुलाते हैं, ठीक है। सो अब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब करेगा। जब ये व्हाइट लाइट एब्जॉर्ब करता है तो एक्साइटेड स्टेट में ये ऊपर वाले के पास चला जाता है। अब व्हाइट लाइट में जो रेडिएशन वो एब्जॉर्ब करेगा, विब्ग्योर है ना हमारे पास। व्हाइट लाइट जब स्कैटर होती है तो आपने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ है पिछले साल, और आपने वैसे भी एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ा हुआ है +1 में। तो उसमें एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि जब व्हाइट लाइट स्कैटर होगी तो वो विब्ग्योर के कलर्स हमको दिखेंगे उसमें, ठीक है। वही कलर्स दिखते हैं जो ट्रांसमिट होते हैं। जो कलर्स एब्जॉर्ब करा है इस इलेक्ट्रॉन ने, ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, तो उसके लिए उसको एनर्जी तो चाहिए ना। वो एनर्जी वो कहां से एब्जॉर्ब कर रहा है? वो एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम व्हाइट लाइट। उस व्हाइट लाइट में से उसने कुछ वेवलेंथ वाली रेडिएशन एब्जॉर्ब करी। तो कलर हमें नजर कौन सा आना चाहिए? जो ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है। तो व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ टाइटेनियम पर्टिकुलरली, तो हम बोलते हैं कि टाइटेनियम जो है वो व्हाइट लाइट में से एब्जॉर्ब कर लेगा कुछ लाइट, और वो जो लाइट वो एब्जॉर्ब करता है
दैट इज ग्रीन, ग्रीन एंड येलो लाइट के एब्जॉर्ब कर लेता है, उतनी ही एनर्जी उसको चाहिए. विबग्योर इज ठीक है, दिस इज विबग्योर. तो हम क्या बोल रहे हैं कि इसने व्हाइट लाइट में से कौन से पोर्शंस एब्जॉर्ब करे हैं, ग्रीन एंड येलो. तो जब ये वापस जंप करेगा तो ये ट्रांसमिट करता है ब्लू एंड रेड पोर्शंस. ये जो ग्रीन और येलो है, ब्लू और रेड इनके कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट, हमें ब्लू नजर आ रहा है. क्यों आ रहा है ब्लू नजर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, कॉपर की? इसमें 2 पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है कॉपर की. तो 2 पॉजिटिव मतलब 3d9. अब अकॉर्डिंग टू दिस कि अगर ये सिर्फ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ही होते, अगर ये सिर्फ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स ही होते तो ट्रांजिशन के लिए कोई भी ऑर्बिटल एम्प्टी इसको नहीं नजर आएगा. बट क्योंकि स्प्लिटिंग हो जाती है इसलिए अब जो कॉपर है दैट इज गोइंग टू एब्सॉर्ब व्हाट कलर, रेड लाइट एब्सॉर्ब करता है और ग्रीनिश ब्लू जो है वो ट्रांसमिट करता है. ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का व्हील हमने नेक्स्ट वाले चैप्टर में करना है कोऑर्डिनेट में. तो जो उसने एब्सॉर्ब किया और जो उसने ट्रांसमिट किया वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स होते हैं. जैसे जो रेड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर है दैट इज ग्रीन. रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर दैट इज गोइंग टू बी ग्रीन. ठीक है, इज इट क्लियर? समझ आ गया कि कलर ये क्यों शो कर रहे हैं? तो देखो क्या लिखा है, कलर इज जनरली ड्यू टू डी ट्रांजिशंस, the amount of energy required to excite some of the electrons to the higher energy states within the same d subshell corresponds to energy of certain colors of visible light. Right? Scandium 3, titanium 4 are colorless. क्यों? जब स्कैंडियम 3 हम करेंगे तो कोई भी इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तीनों इलेक्ट्रॉन्स. और दूसरी तरह से अगर आप टाइटेनियम 4 देखते हो तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी निकल गया, तो ये कलरलेस हो गए. एज दे हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d0, therefore no electron is present for dd transition. In a similar manner, Cu1 in the first oxidation stage and Zn2 positive are also colorless because they do not have any empty d orbitals for transition. They both have electronic configuration of 3d10. ठीक है, सो कलर शो करने के लिए या तो एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स हमारे को चाहिए या हमारे को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए. अगर दोनों प्रेजेंट नहीं होंगे, दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट नहीं होगा तो वो कंपाउंड कलर शो नहीं करेगा. ठीक है, देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला टॉपिक भी कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री के साथ लिंक्ड है. मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अगर आपने किसी भी सब्सटेंस को एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाल दिया तो वो किस तरह से बिहेव करता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपने सॉलिड स्टेट में पढ़ा हुआ है कि हम क्लासिफाई करते हैं इनटू डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, और जो बड़े स्ट्रांगली मैग्नेटिक हैं दे आर नोन एज फेरो. फिर फेरो आपने आगे भी फेरी में किया, एंटी में किया और फेरो में किया. ठीक है, यहां पे हम मोस्टली 2 तरह की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं डी ब्लॉक में. द फर्स्ट इज डाईमैग्नेटिक. डाईमैग्नेटिक क्या होता है? फुली फील्ड. मतलब कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड में हमने डाला है उसको या मैग्नेटिक फील्ड के पास लेके जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे सब्सटेंसेस को रिपेल करती है. So such substances they are repelled by the magnetic field, right? Second हो गया पैरामैग्नेटिक. पैरामैग्नेटिक में अट्रैक्ट होंगे. रिपेल्ड का मतलब
फुली फिल्ड, और पैरा का मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिज्म, और पैरामैग्नेटिज्म को हम बोहर मैग्नेट्रॉन से कैलकुलेट करते हैं। बोहर मैग्नेट्रॉन क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ n प्लस 2, जहां पे n क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम ले रहे हैं Cr3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव। इन दोनों में हमको कंपेयर करना है कौन सा ज्यादा पैरामैग्नेटिक। क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज 4s1। Cr3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? Cr3 पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, दो इससे तो 3 एक यहां से, दो यहां से, दो निकलेगा ना यहां से, तो 5 - 2 is 3d3। Fe की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d5। सो कौन सा ज्यादा मैग्नेटिक हुआ? 3d5। 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक। तो तभी दैट इज द रीजन कि आयरन जो है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंडर हम लेते हैं। उसी तरह से अगर आप ले रहे हो टाइटेनियम 3 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम की क्या है? सबसे कम पैरामैग्नेटिक। ठीक है, और स्कैंडियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 2 पॉजिटिव 3d1। 3d1 नहीं हुआ ना, 4s2 तो निकल गया। सो ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये भी जो है दैट इज लेस मैग्नेटिक। तो क्या लिखा है इसमें? पैरामैग्नेटिज्म इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ बोहर मैग्नेट्रॉन। वी हैव गिवन ओवर हियर where n is equal to number of unpaired electrons। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं कॉम्पिटिशन्स में। हर बार ये क्वेश्चन इस सेक्शन में से आता है। There are two types of substances, diamagnetic which are repelled by magnetic field, paramagnetic which are weakly attracted by the magnetic field. Paramagnetism arises from the presence of unpaired electrons. As the number of unpaired electrons increase, paramagnetic character also increases। ठीक है, then next property is tendency to form complexes। क्यों complexes बनाता है ये? due to presence of empty d orbitals। as I told you कि इसके पास खाली रूम्स हैं to accept guests। So because of empty d orbitals, it can form complexes। जिसके पास fully d orbitals होंगे, जैसे जिंक हो गया, तो उसमें टेंडेंसी नहीं होती है टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस। राइट, सो क्या लिखा है? द हाई टेंडेंसी ऑफ d ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू 3 रीजंस। नंबर 1, स्मॉल साइज ऑफ एटम्स एंड आयंस। ओके, तो वो सेंट्रल एटम बन सकता है। कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कि इजिली वो सेंट्रल एटम बन जाता है। क्यों? क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। सेकेंड, इट हैज हाई न्यूक्लियर चार्ज। अगर उसका न्यूक्लियर चार्ज हाई है तो वो इनकमिंग जो उसके गैस है उनको ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ को, इसलिए भी वो कॉम्प्लेक्सेस बनाता है। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, फिर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है इसकी। नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। हमने
देखा है कि बहुत सारे डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करते हैं। जैसे आयरन यूज करते हैं हम, निकल यूज करते हैं, क्रोमियम यूज करते हैं, मॉलिब्डेनम यूज करते हैं, ये सारे के सारे रोडियम यूज करते हैं। कहाँ? ओके, पैलेडियम, प्लैटिनम, जितने मर्जी। सो मोस्टली जितने भी हम कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं दैट इज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब क्यों हम यूज करते हैं, मेन रीजंस देखो इनका। द मेन रीजंस फॉर कैटालिटिक एक्टिविटी, नंबर 1 वही सेम, टेंडेंसी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स टू फॉर्म रिएक्शन इंटरमीडिएट्स विद सूटेबल रिएक्टेंट्स। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो होते हैं वो बहुत हाई एनर्जी पे होते हैं। जो वो बहुत एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है ना, हमने काइनेटिक्स में पढ़ा है, तो वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एड्सॉर्प्शन थ्योरी के अकॉर्डिंगली बनेगा। तो वो जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है वो क्या करता है, रिएक्टेंट्स को क्लोज लेके आता है, एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है। तो जब वो रिएक्टेंट्स को क्लोज लाएगा तो उसकी एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी ड्यू टू रिपल्शन। जब एनर्जी हाई होती है तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो दैट हायर एनर्जी पे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे और फिर उसके बाद फॉल करती है एनर्जी और स्टेबल पोजीशन पे, ग्राफ याद है ऐसे करके ग्राफ था ना हमारा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का ग्राफ था ऊपर, तो वो नीचे आ जाता है और कैटलिस्ट हमारा निकल जाता है। ये हमने काइनेटिक्स में काफी डिटेल में करा हुआ है। ओके, सो ड्यू टू दैट कि वो रिएक्शन इंटरमीडिएट्स बना रहे हैं, दीज गिव द रिएक्शंस अ लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ। रेट ऑफ रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम कैटलिस्ट यूज करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर को वो कम करेगा, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर कम होगा तो रिएक्टेंट्स इमीडिएटली प्रोडक्ट्स की तरफ को ट्रांसफर होंगे। ठीक है, लोअर एक्टिवेशन एनर्जी पाथ एंड प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल्स ही है जो कि टेम्पररी बॉन्ड्स बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, they may provide large surface area on which the reactants may be absorbed and come close to each other and then react. This all we have already done. Then the last property which we are going to do for today, that is formation of interstitial compounds. ये भी हमने सॉलिड स्टेट में करा हुआ है। टंगस्टन कार्बाइड याद है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल साइट्स कौन सी होती हैं? दिस इज द इंटरस्टिशियल साइट, दिस इज द इंटरस्टिशियल साइट। ठीक है, अब इंटरस्टिशियल साइट में वही ऑक्यूपाई साइट कर सकता है जिसका साइज छोटा है। जैसे जब हम टंगस्टन कार्बाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो कार्बन का साइज छोटा है, कार्बन नॉन मेटल्स में आता है तो उसका साइज पी ब्लॉक का साइज छोटा है एज कंपेयर टू डी ब्लॉक। तो कार्बन इजिली ये वाला जो एरिया है उसको ऑक्यूपाई कर सकता है। और जब ये टंगस्टन ऑलरेडी क्या है, टंगस्टन इज, डोंट मेक फेसेस, टंगस्टन क्या होता है, टंगस्टन इज स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल, कल पढ़ा था ना हमने, टंगस्टन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल और कार्बन एक नॉन मेटल है। उसकी मेटल की प्रॉपर्टीज को और इंक्रीज करने के लिए हम उसमें कार्बन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसकी हार्डनेस और बढ़ाने के लिए। ठीक है, सो ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं। तो देखो क्या डाला है नोट्स में, दे फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स विद एलिमेंट्स सच एज हाइड्रोजन, boron, carbon and nitrogen. This is because the transition elements can easily accommodate the small non-metallic atoms. So carbon एक non-metallic atom है, ठीक है, because of spaces between the metallic atoms, तो वो interstitial sites आ गई, right? These are present due to defects in their structure and existence of variable oxidation states. ठीक है, ठीक है, लास्ट कर लेते हैं, अलॉय फॉर्मेशन, छोटा सा रह गया इसलिए लास्ट। क्या होते हैं अलॉयज?
मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। अलॉयज की फॉर्मेशन जैसे स्टील अलॉय है, तो स्टील की बेटर क्वालिटीज है देन आयरन। रस्ट नहीं करता, आयरन रस्ट करता है। तो हम स्टील बनाते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग कार्बन इनटू इट, या हम स्टील बनाते हैं कोई हम उसमें और मेटल क्रोमियम भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कॉपर भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उससे उसकी हीटिंग कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाती है स्टील की, बिकॉज इट बिकम्स अ गुड यू कैन से एब्जॉर्बर ऑफ हीट, ठीक है, और गुड ट्रांसमिटर ऑफ हीट ऑल्सो, ओके। और सेकेंडली स्टील रस्ट नहीं होता। इन अ सिमिलर मैनर बहुत सारे अलॉयज है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, गन मेटल है, देयर आर अ लॉट ऑफ अलॉयज। सो अलॉयज बनाने का मेन हमारे पास रीजन क्या होता है कि हम मेटालिक प्रॉपर्टीज को और ज्यादा इंक्रीज कर सके। देयर आर सर्टेन मेटल्स विच आर वेरी वेरी सॉफ्ट, तो उनकी सॉफ्टनेस को हार्डनेस में बदलने के लिए हम उसके साथ किसी हार्ड मेटल का कॉम्बिनेशन दे देते हैं। अब क्यों डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलॉयज बनाते हैं? क्योंकि सबका साइज ऑलमोस्ट सेम है। अगर सेम साइज होगा तो ये भी क्या बनाएंगे, सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स। पढ़ा है ना फर्स्ट उसमें चैप्टर में, सब भूलो मुझे तो। अगर ये कोई एक डी ब्लॉक की हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, लेट्स से दिस इज मेटल ए एंड दिस इज मेटल बी। इसको हम लोग इंटरस्टिशियल सॉलिड्स बुलाते हैं, इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड्स बुलाते हैं, क्योंकि ए का साइज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द साइज ऑफ बी। तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, बी कहीं कहीं इसकी जगह ले सकता है easily, and this is what an alloy is. So alloys are basically what? Alloys हम बोल रहे हैं they are basically substitutional solids. जैसे interstitial compounds are interstitial solids, ये substitutional solids है। देखो क्या लिखा है, D block elements form many alloys like bronze. Bronze is an alloy of copper and tin. Brass, copper and zinc. अब zinc भी soft है, copper भी almost it's not very hard, it is soft due to 3d10 configuration. तो जब हम इन दोनों को mix करते हैं तो ये hard हो जाता है, ठीक है। They form alloy because they are quite similar in size and therefore the atoms of one metal can substitute the atoms of other metal in its crystal, that is to form substitutional solids, ठीक है।